जब विंस मैकमैन ने अपने रेसलर से भयानक लड़ाई दिखाने को कहा तो कई सारे नए चेहरे सामने आए और उस समय के बड़े स्टार बन गए और पहले से एटीट्यूड एरा के काफी नामी रेसलर्स के साथ शामिल हो गए। रूथलेस एग्रेशन एरा लगभग 6 साल तक चला, जो कि 2 अलग ब्रांड बनने के तुरंत बाद से कंपनी के पीजी होने के बीच का समय था। इस एरा ने जॉन सीना, बैटिस्टा, ब्रॉक लेसनर, रैंडी ऑर्टन और ऐसे ही बहुत से खिलाड़ियों को मौका दिया कि वो करियर में ऊंची छलांग लगा सकें और साथ ही ट्रिपल एच, द अंडरटेकर, कर्ट एंगल, एच, एडी गुरेरो और बहुत से लेजेंड्स का करियर लंबा करके उनके लिए और ज्यादा नाम कमाना आसान कर दिया। WWE के इतिहास के बाकी सारे समय की ही तरह इस बार भी वो इसे इतना शानदार बनाने के लिए अकेले जिम्मेदार नहीं है और उस समय के कई सारे स्टार्स थे जिन्होंने इसमें काफी बड़ा योगदान दिया था, लेकिन उनमें से ज्यादातर नाम कहीं गुम हो गए। मैं हूँ एडम पचीटी कल्टहॉलिक रेसलिंग से और ये हैं 10 अनसंग WWE रूथलेस एग्रेशन एरा हीरोज। शुरू करते हैं। नंबर 10, मॉन्टेल वॉन्टेवियस पोर्टर। शुरुआत में एक बहुत ही ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए, लाड प्यार से रखे गए और काफी मुश्किलों से यहाँ तक पहुंचे हुए अपने नौकर चाकर पर निर्भर रहने वाले खिलाड़ी के तौर पे सबके सामने लाए गए मॉन्टेल वॉन्टेवियस पोर्टर ने जल्दी ही बड़ा नाम बना लिया और एक समय पर कंपनी के सबसे मनोरंजक एक्ट्स में से एक बन गए। उन्होंने क्रिस बेनॉट के साथ यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन सीरीज में अपने टैलेंट पर सबको यकीन दिला दिया और फिर अपने कलेक्शन में टैग टीम टाइटल को भी शामिल कर लिया, जो कि मैट हार्डी के साथ उनकी मजेदार लड़ाई के दौरान उन्होंने जीता था। रेसलर के तौर पे लगातार बेहतर होते हुए MVP को बात करने का शानदार ढंग आता था और साथ ही दूसरों को आकर्षित करने का एक ऐसा करिश्मा था जिसे किसी को सिखाया नहीं जा सकता और ये सब प्रोमो और इंटरव्यू में काफी जान डाल देता था। बदकिस्मती से शुरुआत के कुछ अच्छे सालों के बाद MVP के लिए चीजें बिगड़ने लगी और वो अपनी रईसी से कई ज्यादा मेहनत इस चीज के लिए कर रहे थे कि उनकी वैल्यू बनी रहे। विलेन से हीरो बनने के चक्कर में वो अपनी अलग पहचान खो बैठे और रॉ में जाकर वो और भी ज्यादा लड़खड़ा गए और मार्क हेनरी के साथ एक छोटी टैग टीम का हिस्सा बन गए। आमतौर पे US और इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मैच के दौरान ये उम्मीद थी कि वो कभी न कभी वर्ल्ड टाइटल के लेवल तक जरूर जाएंगे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन MVP रूथलेस एग्रेशन एरा के आखिरी के कुछ सालों में एक बहुत ही अच्छे मिड कार्ड प्लेयर थे। नंबर 9, चावो गुरेरो। कभी कभी जब मैं थोड़ा दुखी या परेशान होता हूँ तो मैं खुद को खुश करने के लिए चिल्लाता हूँ, ओ चावो, डुन डुन डुन। आगे का म्यूजिक तो आपको याद ही होगा। इस शानदार थीम म्यूजिक के साथ ही चावो गुरेरो ने भी रूथलेस एग्रेशन के सालों में लगातार फैंस का मनोरंजन किया है और कई तरीकों से अपना योगदान दिया है। एडी के साथ टीम बनाने और फिर लड़ने से लेकर खुद को क्रूजरवेट टाइटल मैच की दौड़ तक पहुंचाने के बाद ला फैमिलिया का हिस्सा बने लैटिनो हीट के भतीजे को अपना काम अच्छी तरह से पता था और वो उसे पूरी शिद्दत से करते भी थे। हाँ, हम सब केविन वाइट को और चावो की रे मिस्टीरियो और क्रिस बेनॉट से हुई लड़ाई, जो कि एडी की मौत के समय पर हो रही थी, उसको भूल जाना चाहेंगे। लेकिन भले ही उसमें कुछ नया नहीं था, फिर भी गुरेरो ने मेहनत की और उस कहानी को अच्छा बनाने के लिए उनसे जो हो सकता था उन्होंने किया। अगर चावो आज तक के सबसे चहीते और शानदार रेसलर्स में से एक के रिश्तेदार नहीं होते तो शायद उनके अपने टैलेंट और सफलताओं की और ज्यादा तारीफ होती, लेकिन उन्हें इस बात का क्रेडिट नहीं मिलता कि वो एक ऐसे पुराने टैग टीम क्रूजरवेट और ECW चैंपियन थे जिसने हमेशा कड़ी मेहनत की थी। नंबर 8, पॉल लंडन। अगर ऐसा कोई रेसलर है जो समय से 10-15 साल आगे चल रहा था तो वो सिर्फ पॉल लंडन ही थे। 2003 में WWE में शामिल होने से पहले हवा में उड़ने वाले इस इंडी रेसलर लंडन को मौकों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने हर मौके का पूरा फायदा उठाया। टेक्सास के रहने वाले सीन के साथ एक टाइटल जीतने वाली टैग टीम और उसके बाद बिली किडमैन से होने वाली उनकी लड़ाई और फिर आगे जाकर क्रूजरवेट चैंपियन बनना। दुख की बात यह है कि तब WWE का ध्यान क्रूजरवेट से ज्यादा खाने पीने के मेन्यू पर था, इसलिए लंदन के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं था। लेकिन हम सब हमेशा जानते थे कि वो रिंग में कमाल कर सकते हैं और ये ब्रायन केंड्रिक के साथ उनकी पार्टनरशिप में भी देखने को मिला। दबंगों की ये जोड़ी जो पता नहीं कैसे ब्लू ब्रांड के टैग टीम टाइटल पर राज कर रही थी, वो भी लगभग सिर्फ 1 साल के लिए, जिसमें उन्होंने हर किसी के साथ शानदार मैच खेले। बदकिस्मती से लंदन की उम्मीदें उनके और केंड्रिक के टाइटल हारने के साथ ही खत्म होने लगी और वो रॉ में चले गए। इस बात की तारीफ करनी होगी कि वो इतने बुरे समय में भी मुस्कुराते रहे, भले ही ये साफ दिख रहा था कि उनका करियर अंत के काफी करीब है, क्योंकि वो अब फैसला लेने वालों की नजर में कुछ खास नहीं थे। एक शानदार रेसलर जो कि और बहुत कुछ कर सकता था अगर उसकी किस्मत अच्छी होती और बैक स्टेज उसके रिश्ते और मजबूत होते तो। लेकिन लंदन के काम खुद उनकी तारीफ करते हैं और मतलब करना भी पड़ेगा, क्योंकि उन्हें कभी प्रोमो बनाने की भी इजाजत नहीं मिली। नंबर 7, मिस्टर कैनेडी। केन एंडरसन का सफलता की तरफ बढ़ता हुआ WWE करियर हमेशा ही चोट, बुरी किस्मत और सच कहूं तो खुद को नुकसान पहुंचाने वाली हरकतों से लड़ता रहा। हालांकि जब उन्होंने 2005 में WWE के मेन रेसलर्स की लिस्ट में एंट्री की
तो उनके करिश्माई और एकदम अलग अंदाज को देखकर लोगों को उनमें स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक जैसे रेसलर्स की छाप दिखाई दी और मिस्टर कैनेडी को लोग पक्के तौर पे आने वाले समय का वर्ल्ड चैंपियन मानने लगे थे। भले ही वो उतनी ऊंचाइयों को नहीं छू सके, लेकिन माइक्रोफोन मास्टर लगातार ये दिखाते रहे कि वो क्या क्या कर सकते हैं और उन्होंने कुछ खतरनाक रेसलर्स के साथ बेहतरीन लड़ाइयां लड़ी और मैच खेले, जैसे कि द अंडरटेकर, बैटिस्टा और शॉन माइकल्स। लगातार चोट से जूझते हुए और अपने कुछ पब्लिक कमेंट से अपने लिए और भी परेशानियां बढ़ाते हुए कैनेडी अंत में सिर्फ एक काश बनकर रह गए, लेकिन उन्हें उनके शानदार खेल के लिए याद रखा जाना चाहिए, खासतौर पे जो उन्होंने उनके स्मैकडाउन पे बिताए शुरुआत के कुछ सालों के दौरान खेले। अगर एंडरसन की जांच गलत न होती और उन्हें अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस एज को देने के लिए मजबूर न होना पड़ता तो शायद चीजें बहुत ही ज्यादा अलग होती। और कैनेडी, माफ करिएगा, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा, कैनेडी असल में काफी हद तक उन्हें पसंद भी नहीं थे, अगर बात WWE की जाए तो। नंबर 6, फिनले। फिट्स फिनले एक ट्रेनर, बैक स्टेज प्रोड्यूसर और रोड एजेंट के तौर पे जिंदगी के मजे उठा रहे थे और खास तौर पे विमेंस रेसलिंग के लिए लोगों की सोच सुधारने में मदद कर रहे थे जब उन्हें भी रिंग में उतरने की खुजली मची। द फाइटिंग आयरिशमैन 50 के होने वाले थे और लगभग 6 साल से रेसलिंग नहीं कर रहे थे। पैर की एक चोट के कारण वो कमजोर हो रहे थे, लेकिन तभी उन्होंने अपने संन्यास को खत्म करने का फैसला किया। स्मैकडाउन के रेसलर्स की लिस्ट में एक शानदार नाम जुड़ गया और फिनले ने उनकी उम्र और शरीर की हालत पर उठ रहे हर सवाल का जवाब उनके बीच शामिल होकर और हर रेसलर के साथ शानदार मैच खेल कर दिया। फिर चाहे वो बॉबी लैशली जैसे नए खिलाड़ी हो या विलियम रीगल जैसे अनुभवी विरोधी, एक ऐसा खिलाड़ी जो किसी भी किरदार में ढल सकता था, किसी के भी साथ काम कर सकता था। और फिनले ने बहुत सारे लोगों को रेसलिंग में बेहतर किया है, जिसमें बैटिस्टा भी शामिल हैं, जो कि बेलफास्ट ब्रॉलर को इस बात का श्रेय देते हैं कि उन्होंने उनको काम करना सिखाया। फिनले कोई अजीब से प्रो रेसलर नहीं थे जो आपको सिर्फ लड़ाई दिखाते थे, बल्कि वो ड्रामा और मनोरंजन भी करते थे, जैसा कि उन्होंने अपनी और हॉन्स वोगल की जोड़ी के साथ मिस्टर मैकमैन और JBL से लड़ाई करके दिखाया। एक हैरान कर देने वाली लेकिन बहुत ही सफल वापसी करते हुए फिनले का रूथलेस एग्रेशन के दौरान रिंग में वापस आना आलोचकों को पूरी तरह से गलत साबित कर रहा था। नंबर 5, विक्टोरिया। विक्टोरिया एक ऐसी इंसान थी जिन्हें फिनले के ज्ञान का सबसे ज्यादा फायदा मिला जब उन्हें डिवास को एक प्रोफेशनल रेसलर बनाने का काम दिया गया था। विक्टोरिया ट्रिश स्ट्रेटस से आगे निकलना चाहती थी और इसलिए वो फिटनेस इंडस्ट्री से स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट में आ गईं। एटीट्यूड एरा की शुरुआत में कुछ समय के लिए द गॉडफादर की प्राइमरी हाउस में से एक के तौर पे दिखने के बाद विक्टोरिया ने मेन रेसलर की लिस्ट में अपनी जगह स्ट्रेटस से लड़ाई के दौरान बना ली, जिसमें उन्होंने ट्रिश को वुमेन्स टाइटल के लिए 2002 की सर्वाइवर सीरीज में एक हार्डकोर मैच में हरा दिया। इसके बाद विक्टोरिया का करियर चलता और रुकता रहा। इस दौरान वो एक खतरनाक पागल रेसलर से नाचने वाले अच्छे इंसान में और फिर सबको परेशान करने वाले गुंडे में बदलती रही। लेकिन एक चीज जो हमेशा एक जैसी रही वो थी उनकी लगातार अच्छी परफॉर्मेंस। एक सच्ची प्रोफेशनल रेसलर जो कि अपने विरोधियों को अच्छा दिखने में कामयाब रही, विक्टोरिया ने काफी सारे शानदार मैच खेले और शानदार रेसलर्स के साथ खेले, जैसे कि ट्रिश स्ट्रेटस, मिकी जेम्स और मॉली हॉली। और साथ ही उन्होंने खुद से कम अनुभवी रेसलर्स की भी मदद की, जिसमें वो भी शामिल हैं जो WWE में डीवा सर्च से आए थे, जैसे कि क्रिस्टी हैमी और मिशेल मैकूल। निस्वार्थ, मेहनती और बहुत ही आसानी से किसी भी हालात में ढल जाने वाली विक्टोरिया सच में कुछ समय के लिए विमेंस डिवीजन की नींव थी। नंबर 4, शेल्टन बेंजामिन। शायद फैंस ने शेल्टन बेंजामिन को उनके WWE में पहले दौर के आखिर में थोड़ा हल्के में लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो अक्सर ही इतना शानदार खेल दिखाते थे कि हमारे लिए वो आम बात हो गई थी। टीम एंगल के सदस्य के तौर पे शुरुआत करने वाले बेंजामिन ने रॉ में जाने के बाद खुद को सिंगल स्टार बनाया और एक ऐसे रेसलर बन गए जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। जिसके बाद उन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल जीता और लगातार कई सारे शानदार मैचेस भी खेले। मनी इन द बैंक लैडर मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बेहतरीन होती थी। हालांकि उन्हें कभी इसमें किसी भी मैच को जीतने में सफलता नहीं मिली और न कभी किसी वर्ल्ड टाइटल के लिए बड़ा दावेदार बनाया गया, लेकिन उन्होंने एक भरोसेमंद मिड कार्ड और अपर मिड कार्ड खिलाड़ी के तौर पे जगह बना ली। प्रोमोस की बात की जाए तो वो उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी थी और शायद उनकी कीमत में गिरावट का कारण माइक के साथ उनका कमजोर होना ही था। हालांकि उन्होंने इसकी भरपाई अपनी बेहतरीन फुर्ती और खेल से काफी अच्छी तरह से की और सबके पसंदीदा खिलाड़ी बन गए। आजकल वो एक अनुभवी खिलाड़ी के तौर पे अपनी जगह बना चुके हैं, जिनको खास तौर पे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो अपने सबसे अच्छे दौर में कितने रोमांचक और शानदार खिलाड़ी थे। नंबर 3, तजीरी। योशिहिरो तजीरी एक छोटे कद के जापानीज थे जो कि इंग्लिश नहीं बोलते थे और ECW में नाम कमा चुके थे। आसान भाषा में बोलूं तो काफी सारी चीजें उनके खिलाफ थीं, जो कि विंस मैकमैन की और उनके चमचों की आंखों में खटकती थी। इन सारी मुश्किलों के बावजूद भी जापानीज बज़सॉ इन्वेजन के दौरान वो कुछ लोगों के लिए हीरो बन गए थे,
जिसका बड़ा कारण था उनका मजाकिया अंदाज और कमिश्नर विलियम रीगल के साथ एक अजीब सी जोड़ी। लेकिन साथ ही इसका ये कारण भी था कि वो सच में रिंग के अंदर एक शानदार खिलाड़ी थे। कंपनी में अपने पहले साल में ही टजीरी ने लाइट हैवीवेट्स, WCW यूनाइटेड स्टेट्स और क्रूजरवेट टाइटल जीता और बैक स्टेज सेगमेंट्स में अपना एक अलग मजाकिया अंदाज भी दिखाया। 2002 से 2004 स्मैकडाउन के शानदार रेसलर्स की लिस्ट का हिस्सा रहने वाले टजीरी ने बिली किडमैन, एडी गुरेरो, रे मिस्टीरियो और ऐसे ही बहुत सारे रेसलर्स के साथ बेहतरीन मैच खेले। आप सोचेंगे कि ये एक और ऐसे खिलाड़ी हैं जो कुछ समय बाद आए होते तो इन्हें और भी कई सारे बेहतरीन मौके मिलते। ऐसा नहीं है कि वो शिकायत कर रहे थे, क्योंकि उनको मिले हर मौके पर शानदार प्रदर्शन किया था और आपको रूथलेस एग्रेशन एरा में टजीरी के कोई भी खराब मैच या परफॉर्मेंस को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। उनके कंपनी को छोड़कर जाने के बाद यकीनन उनके खेल को लोगों ने मिस काफी किया। ग्रीन मिस्ट, सॉरी। नंबर 2, मेलेना पेरेस ने टफ इनफ सीजन 3 से मिले रिजेक्शन को उनके WWE में जाने के सपने के बीच रुकावट नहीं बनने दिया और उन्होंने इंडीज में खेलकर इस सपने को जिंदा रखा और आखिरकार WWE के साथ एक डेवलपमेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। OVW में रहने के दौरान उन्होंने M&M नाम का ग्रुप बनाया, जिसमें जोई मर्करी और उस समय उनके बॉयफ्रेंड जॉनी नाइट्रो भी थे। लुइसविल में उनका खेल शानदार चल रहा था, जिसके बाद वो समय आया जब इन तीनों ने स्मैकडाउन में एक धमाकेदार एंट्री की। मेलेना एक सेवक कम मैनेजर के तौर पे शानदार थी और उन्होंने M&M को बढ़िया दिखने में काफी योगदान दिया, लेकिन उन्होंने रिंग में अपनी काबिलियत तब दिखाई जब उन्हें अलग होकर आगे बढ़ने का मौका दिया गया, जिसके बाद वो विमेंस डिवीजन की नींव बन गई। ऐसे समय पर जब विमेंस रेसलिंग को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था, मेलिना ने इस सोच को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की और कुछ शानदार मैच और लड़ाइयां पेश की। मिकी जेम्स और बेथ फिनिक्स के साथ कई बार डिवास चैंपियन और विमेंस चैंपियन रह चुकी मेलिना शायद कुछ अलग सोच रखती थी और बैक स्टेज कुछ बेवकूफी के आरोप भी थे, लेकिन कैमरा के सामने बहुत कम ही लोग थे जो उनकी बराबरी कर सकते थे और उनको जितनी शोहरत मिली है वो उससे कहीं ज्यादा ही हकदार हैं। नंबर 1, द हरिकेन। पीछे हो जाओ, यहाँ रूथलेस एग्रेशन एरा का एक गुमनाम हीरो आ रहा है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि एंट्रेंस म्यूजिक के लिए ये लाइन अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये पक्के तौर पे चावो जैसी नहीं है, लेकिन सच यही है। शेन हेम्स ने अपने बोरिंग 3 काउंट ग्रुप को छोड़कर खुद को एक सुपर हीरो के तौर पे पेश किया और उसी दौरान एस रिपोर्टर का किरदार भी निभाया जब इन्वेशन के लिए WWE में आए। ये एक बेहतरीन गिमिक था और हेम्स ने इसे उतने ही शानदार ढंग से निभाया। इस किरदार की लोकप्रियता का मतलब ये था कि ये किरदार कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता था और इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा क्रूजरवेट और टैग डिविजन्स में हुआ। उनकी कई सारी पार्टनर्स के साथ अच्छी केमिस्ट्री दिखी, जैसे कि लैंस स्टॉर्म, केन और रोजी, और वो कुछ भी कर सकते थे, चाहे वो द रॉक के साथ एक छोटी लड़ाई हो जिसके अंत में वो उलटफेर हुआ जिसकी सबसे कम उम्मीद थी, या फिर आने वाले स्टार को ज्यादा ताकतवर दिखाना हो। एक बार हरिकेन नाम का उनका किरदार पुराना हो गया तो हेम्स को लगा कि चीजों में कुछ बदलाव लाना चाहिए और थोड़ा सीरियस हो जाना चाहिए, जिसके बाद उन्होंने लंबे समय तक क्रूजरवेट चैंपियन के तौर पे राज किया, किसी भी मास्क के बिना। साफ शब्दों में, अगर आप ग्रेगरी हरिकेन हेम्स की तारीफ नहीं कर सकते तो मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है,